नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ठीक संसद भवन के बाहर से कहानी कुर्सी का ये स्पेशल शो आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। और पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा आज भी जारी रहा। आज भी कई विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया और कुल मिलाकर ये संख्या अब 133 पहुंच चुकी है। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं संसद में सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्री आकर के बयान दे और जितने विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है वो निलंबन वापस लिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष या आप कह लीजिए आसन जो है वो पीछे हटने की बजाय और आक्रामक होता जा रहा है और विपक्ष जिस किस्म की बयानबाजियां, नारेबाजियां, प्ले कार्ड लेकर के सदन के अंदर दाखिल होना, ये सब कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। कुल 133 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय दल को भी संबोधित किया। दूसरी ओर विपक्ष ने आज इन निलंबन को लेकर के अपना विरोध जताया, एक प्रदर्शन भी किया। दोनों पक्ष ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव केवल अब 3 महीने दूर है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से बात करते हुए ये कहा कि हमें अपनी संख्या 2019 से और ज्यादा बढ़ानी है। अभी ये जो हॉल जहां सभी सांसद बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये 2/3 हॉल भरता है, हमें 2024 में इतने सांसद जिता करके लाने हैं कि पूरा हॉल भर जाए। बीजेपी नारा देती रही है वैसे भी कि अब की बार 400 पार। अब ये हवाई बात है या वाकई ऐसा मुमकिन है? प्रधानमंत्री किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हमारी जीते हुए सांसदों की तादाद 2019 से भी ज्यादा होगी? आज इंडिया गठबंधन की भी बड़ी महत्वपूर्ण चौथी बैठक होने जा रही है। इससे पहले 3 बार विपक्षी दल मिल चुके हैं, पटना में, बेंगलुरु में और उसके बाद मुंबई में। लेकिन अभी तक इस गठबंधन ने आगे बढ़ने के नाम पर अगर कुछ किया है तो केवल एक इस अलायंस का नाम रखना, इंडिया गठबंधन इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा एक फैसला ये लिया गया था कि मीडिया के किन 14 साथियों को उनका बहिष्कार करना है। उस बहिष्कार को भी कांग्रेस को छोड़कर बाकी तमाम दल अब पीछे ले चुके हैं, वो बहिष्कार से पीछे हट चुके हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए तो इस इंडिया गठबंधन ने अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है 2024 के चुनाव की। और गठबंधन के जितने घटक दल हैं सब लोग खुलकर इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि 1 साल का वक्त कांग्रेस पार्टी की वजह से बर्बाद हुआ। सामना में जो कि शिवसेना उद्धव गुट का जो मुखपत्र है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा जा रहा है कि 3 राज्यों की हार ये कांग्रेस पार्टी के अहंकार की हार है। अगर साथियों को साथ लेकर चली होती तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। साथ साथ ये मांग भी अब बड़ी जोर शोर से उठने लगी है ऑपोजिशन के नेताओं की तरफ से कि मोदी के सामने कोई चेहरा देना पड़ेगा। बिना किसी चेहरे के लड़ाई में उतरने से फायदा नहीं होगा। और वो चेहरा कौन हो ये सब जानते हैं। इसके लिए हर पार्टी के अंदर होड़ मची हुई है। बहरहाल आज इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए सारे विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सबने क्या क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को आज क्या मंत्र दिया, कैसे अब की बार 400 पार के नारे को यथार्थ में बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अंदर क्या बोले नरेंद्र मोदी, सुनते हैं उनकी पार्टी के नेताओं से। रविशंकर प्रसाद की बात सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए। और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है। इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो उनकी संख्या और छोटी होने वाली है। इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विरोधी दल ऐसे लड़ेंगे तो मोदी को हरा पाएंगे क्या? क्या कोई रणनीति है जो साफ सामने दिखाई दे रही हो? इस पर हम लोग आज बात करेंगे। कहानी कुर्सी की में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है समीर जी। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले हैं बस किसी भी पल। अब आज जो बात प्रधानमंत्री ने कही, भाई इस सभा में, इस सभागार में जहाँ हम लोग बैठते हैं ये 2/3 भरता है, अभी इसको पूरा हमको भर देना है।
2014 2019 303 संख्या भारतीय जनता पार्टी की। बहुत से लोगों को, समालोचकों को ये लगता होगा भाई यहां से बढ़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है अभी, अगर देश में चुनावी रणनीति की या चुनावी स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें। तो आज हम थोड़ा नंबर पर बात करेंगे खुल करके कि बीजेपी का ये दावा आखिर कहां से रहा, ये कॉन्फिडेंस जो है वो किस बुनियाद पर टिका हुआ है राहुल महाजन जी की 303 भी बीट किया जा सकता है। देखिए, बीजेपी के लिए तो स्कोप है कि पश्चिम बंगाल में वो अपनी सीटें बढ़ाए, पंजाब में अपनी सीटें बढ़ाएं, बाकी जगह पे अपनी सीटें बढ़ाएं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पंजाब, तमिलनाडु और केरल को अगर हम छोड़ दें तो उनकी प्रेजेंस ही बहुत मिनिस्क्यूल दिखाई, 20 तो केरल से आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत मिनिस्क्यूल प्रेजेंस दिखाई देती है। तो जहाँ तक बीजेपी का दावा है 400 नहीं तो अभी जो संख्या है उससे काफ़ी बढ़ा के वो कर सकते हैं, अगर वो प्रदर्शन अच्छा करते हैं। जिन राज्यों में जैसे मैंने नाम लिया उन राज्यों का, उसमें अगर प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो उनके बढ़ सकती है। उड़ीसा में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बाकी जगह भी कर सकते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन कांग्रेस कैसे संख्या अपनी बढ़ाएगी ये बड़ा मुश्किल है। शायद इसीलिए अगर आपने घटक दलों के बयान देखे हों तो उसमें भी ये बोला जा रहा है कि भाई पहले चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद देखेंगे नेता कौन है, किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाए, ये मतलब किसके नाम को आगे प्रधानमंत्री के तौर पे बढ़ाया जाए। तो ये बातें हो रही हैं। अब इसमें मुझे स्कोप जो है कांग्रेस के लिए कोई ख़ास नहीं दिखता। हाँ, जो बाकी प्रादेशिक जो दल हैं उनका जोर अपने अपने राज्यों में है। डीएमके का जोर अपना तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जोर है, बिहार में भी कह सकते हैं नीतीश और आरजेडी का ठीक ठाक प्रदर्शन है। यूपी में समाजवादी पार्टी अगर वो ठीक से चुनाव लड़ती है तो उसका भी ठीक ठाक जोर है। और उधर अगर बीएसपी जिस तरह से उभर के आ रही है तो वो भी अपनी जगह पर कुछ सीटें जो हैं। लेकिन देखिए, आपने जो बात की सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा कि जो 40-45 पर है वो और बढ़ पाए, इसकी गुंजाइश कम लग रही है। जो ऑलरेडी 300 पार है, आपको लगता है कि वो अपनी सीटें बढ़ा लेगा, इसकी उम्मीद ज्यादा है? देखिए, इसका कारण है ऑपोजिशन जो है अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए तो स्कोप बनता है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति दिखाई देती है, इस समय ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी को वॉकओवर देने की तरफ जा रहा है। ना तो वो मुद्दे सही से उठाते हैं, वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि शायद जनता के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर आप उन मुद्दों पे बात करेंगे जो जनता के मन के मुद्दे हैं, जो उनको चुभते हैं, जो जिसको लेके कंसर्न है, तब तो बात आगे बढ़ेगी। और दूसरा, नरेंद्र मोदी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन ऐसा नेता है जो कि उनको चुनौती देगा कि अच्छा ये उनका ऑल्टरनेटिव हो सकता है? ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता। तो जनता जब चुनेगी तो वो तो ये देख के चुनेगी ना कौन सा नेता देश को आगे लेके जाएगा, इकॉनमी को कौन बेहतर कर सकता है, परफॉर्मेंस किसकी पीछे अच्छी गई है, इसी को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन इस समय जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है वो किसी भी तरह से बीजेपी को चैलेंज देने लायक है 2024 में। दो घटनाएं आज की समीर जी, एक तो प्रधानमंत्री का एक कहना कि संख्या हमें और बढ़ा करके लेकर के आनी है, दूसरा इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। इस अलायंस ने अभी तक, जैसे मैंने कहा था, रणनीति बनाने के नाम पर केवल एक नाम तय किया, दूसरा कि हम मीडिया में किससे बात करेंगे और किससे नहीं करेंगे। उसमें से भी 90% लोग जो हैं उस मौदे से भी पीछे हट गए। तो ऐसे में ये अलायंस क्या वाकई जमीन पर उतरकर इस नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की हैसियत रखता है? अब तो सवाल इस पर उठ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, 23 जून को पहले इनकी बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई थी और आज इनकी जो चौथी बैठक होने जा रही है, सौरभ जी आप देखिए 7 महीने निकल चुके हैं इनकी बैठक में और सिर्फ 3 बैठकें हुई है। इस 7 महीने के अंदर न इन्होंने अपना संयोजक चुना, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुना, न सीट शेयरिंग की, न कोई कॉमन एजेंडे पर आए। हालांकि इनके बीच लगातार विरोधाभासी बयान भी आते रहे। अखिलेश यादव इंडिया पे कांग्रेस पर आक्रमण करते रहे, नीतीश कुमार आरोप लगाते रहे। 2 दिन पहले केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब की सारी सीटें हमको जीतना है, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। मुझे लग रहा है इनके बीच में किसी भी तरह की एकता नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें 37% वोट के साथ जीती थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें 148 सीटें और जीतना है। उस समय 17 राज्यों की सीटें, 17 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को 50% और 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये 17 राज्य विपक्ष कैसे 50% वोट से जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, 250 से ज़्यादा सीटें, वो कैसे कवर करेगी? इसके अलावा सबसे बड़ी बात 148 सीट्स का था कि 148 सीट्स अन्य लोगों को मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2019 का चुनाव जीतने के बाद भाजपा मुख्यालय में भाषण देने आए थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि 303 सीटें हमने जीती है, हमें अगले 5 साल में इन 148 सीटों पर फोकस करना है कि 2024 में हम कैसे जीते। उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने रोड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन को बता दिया था।
भारतीय जनता पार्टी लगातार उन हारी हुई सीटों पे काम करती रही और अभी 20 जनवरी के करीब ऐसी 100 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी वहां टिकट भारतीय जनता पार्टी जारी करने की स्थिति में आ चुकी है। मुझे लग रहा है बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ही केवल नहीं है जो वो कांग्रेस से जीतती है, जो क्षेत्रीय दलों से सीटें वो हारती है, उस पर भी ध्यान है बीजेपी। बिल्कुल, वो 2019 के दिन ही प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी इस बात की और संकेत दे दिए थे और लगातार संगठन उस दिशा में काम करता रहा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी 1984 में जो राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी उसका रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये बहुत बड़ा दावा लगता है सुनने में। देखिए वो वोट तो बेसिकली इंदिरा गांधी की हत्या के कारण एक सहानुभूति वोट बैंक था। आज भारतीय जनता पार्टी 37 वोट बैंक पर खड़ी है 2019 के आधार पे और पार्टी का टारगेट है कि 50% वोट लेके आना है। 13% भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़ाना चाहती है और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 42 to 44% के वोट बैंक पर स्थिर है। अगर भारतीय जनता पार्टी 45% वोट बैंक लेके जाती है तो यह तय मानना कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और उसकी जो तैयारी है संगठन की वो उसी दिशा की ओर बता रही है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को कैसे रोकना, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछले चुनाव के अंदर जो विपक्ष को सीटें मिली थी उसे वो कैसे बचा के रखे। विपक्ष के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है। प्रधानमंत्री को विपक्ष किसी भी स्थिति में चुनौती देने की तैयार में नहीं है। भले ही उद्धव ठाकरे कह दे कि हमें एक चेहरा देना होगा, ममता बनर्जी कह दे कि हमें चेहरा चुनाव के बाद हम देंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर भी विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। अगर आप 2019 का परिणाम देखोगे तो सब मिलकर 150 सीटें के अंदर सिमट गए थे और भारतीय जनता पार्टी अकेली 303 सीटें लेके आई थी। तो ये दुगने का गेप विपक्ष के बस का बात नहीं है। विपक्ष 2019 में जहाँ था 2024 में अगर वहां भी पहुंच जाए तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी सफलता होगी। 10 साल कोई पार्टी सत्ता में रहे और उसके बाद अगर ऐसा आकलन आप बता रहे हैं, अगर ये धरातल पर वाकई है तो ये तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह होनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म की तस्वीरें आप संसद से देख रहे हैं, कितना गंभीर विपक्ष नजर आता है, इस पर भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर संगीत रागी भी आ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, लोकसभा के चुनाव में कोई पार्टी 50% पार की बात करे, वोट की बात करे, तो सुनने वाले को लगेगा कि ये बस ये हवाई बात है या अपने कार्यकर्ता का मन रखने वाली बात है। लेकिन आज की मौजूदा नरेंद्र मोदी अमित शाह की इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी दावा अगर किया जाता है तो लगता मुमकिन है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी 45 से ऊपर बढ़कर कहां पहुंचेगी, इस पर ज्यादा बात हो रही है बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी 300 के पार कैसे जाएंगे। उसको डन लोग मान रहे हैं। देखिए, विपक्ष यदि पूरे विपक्ष को देखें तो अभी मुझे लगता है कि सारी बातें हमसे पहले वाले वक्ता ने कह दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बात कही थी, नीति, नियत और नेतृत्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ में आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यदि हम इन चारों कसौटियों पर यदि हम ध्यान देकर के विपक्ष का आकलन करें तो नरेंद्र मोदी के पैरेलल, नरेंद्र मोदी को हम पराजित कर सकें उसके विकल्प में वो एक एक मुद्दे लेकर के तो आते हैं और उसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा पिछली बार उन्होंने बहुत ज़ोर से उठाया था। फिर उन्होंने इस बार जो है वो जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर के लगा, उसको एक कंकड़ डाल करके देखा, उसको लगा कि शायद वह सक्सेसफुल यदि 3 हिंदी बेल्ट में हो जाता तो अन्य जगह वो लागू करने के लिए बहुत बेचैन हो जाए। लेकिन आपने पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद देखा होगा आपने कि मुद्दा लगभग हाशिए पर चला गया है। का मूल मुद्दा यह है कि आप नरेंद्र मोदी को तभी आप हरा सकते हैं जब पॉलिसी के स्तर पर एक नया दृष्टिकोण, एक नया विजन देश की जनता के सामने रखें कि हम नरेंद्र मोदी से बेहतर एक विकल्प दे सकते हैं। नेता के मामले में, नियत के मामले में, नेतृत्व के मामले में और ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में, ये चारों ऐसी कसौटियां हैं जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन के लिए एक ढंग से एजेंडा सेट कर दिया है। दूसरी बात, देखिए, जो पार्टी एजेंडा सेट करती है, मैं तो ये मान करके चलता हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। ये मान के चल रहे हैं? मैं मान करके चल रहा हूं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पैटर्न देखेंगे किसी भी चुनाव का तो जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वही पार्टी चुनाव जीतती है। जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, वो कभी भी चुनाव जीतती नहीं है, वो चुनाव लड़ती है सिर्फ। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं और ऐसा नहीं एक के बाद एक। कल यदि काशी का आप यदि उनका भाषण सुने तो उसको गंभीरता से सुनिएगा। उसके पहले अमित शाह जी का भाषण
अगले पीछे दिन का आप सुनिएगा, तब आपको पता लगेगा कि एजेंडा क्या है। कल प्रधानमंत्री ने कहा आस्था का चक्र है ये, वो एक प्रकार से भारत के सनातन मूल्यों के न सिर्फ स्थापना, बस उसको आगे ले, भारत की अगली दिशा क्या होगी उसका दृष्टिकोण, एक प्रकार का बोध वो देश की जनता के सामने रख रहे हैं जी। एक अमित शाह जी ने एक नए तरीके से एजेंडा सेट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो राइटर्स थे उसको लेसन टीच किया, यानी कि गुजरात का मुद्दा भी आ गया है, साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा आ गया है, काशी विश्वनाथ का मुद्दा आ गया है, ये जो चीज तो है मथुरा का आ गया है, मथुरा का मुद्दा आ गया है। और जो डिलीवरी है, आप करोड़ों लोगों को आप घर दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन पे है, जिसे हम बेनिफिशियरी कह रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है, ये जब कंबाइंड स्ट्रेंथ आता है और उसमें नरेंद्र मोदी का बेदाग चरित्र, तो ये इतना जिसको हम कहते हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी तो अगर वोटर के लिहाज से हो जाते हैं। देखें तो उसको सेटिस्फेक्शन कई लेवल पर मिल रही है कि भाई आपको डिलीवरी मिल रहा है, जो स्कीम्स हैं उनका, आपको आस्था के स्तर पर, आपकी जो सनातन है उसके स्तर पर आपको एक ऐसा नेता मिला हुआ है जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है लगातार। और हर व्यक्ति, देखिए ये बात तो सही है कि जब अपना वोट देता है तो वो देखकर उसको अच्छा लगता है कि मेरा वोट जो है एक भाई दमदार नेता को जाना चाहिए। देखिए, आज की जो वैश्विक परिस्थिति है, मैं तो ये बहुत मान करके चलता हूं कि जो आने वाला 2024 का चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी और विपक्ष का चुनाव नहीं है। आने वाला 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा कि भारत का भविष्य फिर से एक बार दोबारा नेहरूबियन और जातिवादी एजेंडे पर जाएगा, या भारत का भविष्य सनातन मूल्यों को उसकी समृद्धि, उसको एक समुन्नत बनाने के लिए और भारत के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाकर, भारत के विकास को लेकर, देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ करके ये शतरंज की बाजी बिछाई है। एक तरफ उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी होने की बात कही है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आम जनमानस को बहुत जोर से पकड़ती है। डेवलपमेंट का मुद्दा जो मेड इन इंडिया है वो पूरा व्यवसायी वर्ग को एक तरीके से झकझोर करके रखता है। आप यदि देखेंगे कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। जब टेलीविज़न आया था सौरभ जी, तो टेलीविज़न ने कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की, जो लोग ये देख सकते थे, जिनका ये था कि हम चैनल में हम सिर्फ ईटीवी देख सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, उसके लिए अलग चैनल लाया, बूढ़ों के लिए अलग चैनल लाया, जो जवान लोग हैं उनके लिए एमटीवी लेकर के आया, जो बच्चे हैं वो कार्टून लेकर के आया। तो टेलीविज़न की दुनिया ने, बाजार ने सारे मार्केट के जितने सेगमेंट्स थे उसको कैटर किया। नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो एक नए प्रकार का एक डेवलपमेंट का व्याकरण है, जिसमें सबके लिए कुछ है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अच्छा ठीक है, समीर जी आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर एक अंतिम बात जोड़ दे रहा हूं। हाँ। और वर्ण व्यवस्था की जो ये नया व्याकरण उन्होंने दे दिया है, उसके लिए वो बड़ा मुश्किल हो गया। 4 जाति है मेरे लिए, 4 जाति है मेरे लिए, महिला, युवा, गरीब, पूरा एक ढंग से धो करके छोड़ दिया है। अच्छा ठीक, समीर जी देखिए, मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी को 2019 के अंदर 303 सीटें मिली थी और 9 राज्य ऐसे विपक्ष के, जिसमें सिर्फ 2 भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश और में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक महाराष्ट्र जहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार चला रही है। इन 9 राज्यों से 303 सीटें आती है और ये वही सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चुनौती विपक्ष से मिली थी। मुझे लग रहा है इन 9 राज्यों का अगर विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सामूहिक टीम के साथ एक कैंडिडेट उतारता है तो मुझे लग रहा है ये 303 सीटें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकती है। कौन से 9 राज्य, आइए बात करते हैं। एक राज्य की हम लोगों को वैसे ही बात करनी है। दिल्ली की 7 सीटें हैं इसके अंदर, पंजाब की 13 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं इसके अंदर, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं इसके अंदर, झारखंड की 14 सीटें हैं इसके अंदर, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं इसके अंदर, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। ये 9 राज्य में से सिर्फ 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी सरकार में, बाकी विपक्ष से शासित राज्य हैं ये। और विपक्ष 2024 में यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में फिलहाल बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है इन 303 सीटों में अगर विपक्ष बेहतर उम्मीदवार उतारता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती पेश होगी, क्योंकि अगर 2019 का परिणाम आप देखोगे इन 303 सीटों का, तो भारतीय जनता पार्टी को 137 सीटें मिली थी और विपक्ष को 140 सीटें मिली थी इन 303 सीटों में से।
तो यहाँ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर 9 राज्यों में भारी पड़ा था। तो विपक्ष की कोशिश इन 303 सीटों पर एक सामंजस्य करके एक उम्मीदवार उतारने की होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 9 राज्यों में उसे चुनौती मिलेगी जब नीतीश कुमार अब अलग हो चुके हैं वहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ संगठन स्तर पर तैयारी की है, लेकिन ये 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ी ताकत बन सकता है 2024 के चुनाव में, अगर विपक्ष यहाँ पर एक कॉमन उम्मीदवार बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई संभावना विपक्ष के लिए नहीं देखता हूं, महाराष्ट्र में जरूर विपक्ष के लिए संभावना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा चुनाव मिलकर देख चुके हैं, कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़के देख चुके हैं। अब ये तीनों भी अगर मिल जाते हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, तब भी 80 सीटों में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज जीतने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जितने राज्य आपने बताए हैं और विपक्ष जाहिर है कि इन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है और आज विपक्ष की गठबंधन की मुलाकात भी होने जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचें, इतना बड़ा अलायंस है, इसके अंदर 28 दल हैं, 30 दल हैं, तो सुनने में चीज़ बहुत बड़ी लगती है। असल में जो वो कह क्या रहे हैं उस पर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ नया नहीं है। ये लोग इसके लिए इतना बड़ा माहौल इन्होंने बना क्यों रखा है? ये बात हर नेता का सिर्फ एक बात पर जोर है, जो जहाँ मजबूत है वहाँ उसको लड़ाओ। तो कौन नहीं जानता है कि यूपी में अखिलेश यादव भी लड़ने जा रहे हैं, बंगाल में ममता लड़ने जा रही है, बिहार में लालू और नीतीश कुमार लड़ने जा रहे हैं। देखने में वो लगता है बहुत बड़ा हुआ, असल में वही है जो होता आया आज तक। राहुल नहीं, मुझे लगता है देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर होगा। जैसे अगर ये आइडेंटिफाई कर लेता है विपक्ष कि उन्हें किन सीटों पर कौन मजबूत है, कौन सा दल मजबूत है, और उसके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट दूसरे दल जो है खड़ा नहीं करते हैं, जो कि वहाँ पर छोटे दल हो सकते हैं, कांग्रेस खुद हो सकती है, तो शायद उसकी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी बढ़ेंगी। जैसे अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, देखिए बीजेपी जो है उसको कंसंट्रेट करना महाराष्ट्र जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे, उड़ीसा जैसे, आंध्रा जैसे इन प्रदेशों में अगर बीजेपी को कंसंट्रेट करना है, वहाँ पे अपनी सीटें बढ़ानी है जी। और विपक्ष को जो कंसंट्रेट करना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कैसे उत्तर प्रदेश और एक दो और राज्य जहाँ पर जो है बीजेपी जो है एकदम पीक पे है, हरियाणा यहाँ पे पीक पे है, और उसमें से अगर विपक्ष सीटें लेके जाएगा और अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से करता है कि उसी के सहयोगी दल जो है उसके खिलाफ ना खड़े हों, तो शायद कोई कॉम्बिनेशन या कोई अच्छा, ऐसा